नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास में जो सक्सेस बैठे हुए हैं, इनकी संघर्ष की दास्तां अगर मैं बता दूं तो आप रो जाइएगा। अगर ये बता दिए तो आप अगली बार 67 में एसडीएम बन जाइएगा, ये गारंटी है। इनकी दर्द की दास्तां ऐसी है जैसे आप अपनी दर्द के बारे में सोचते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दर्द हमको मिला है, उनसे भी कई गुना ज्यादा इनके पास में है। ग्रुप डी के सफर से लेके आरओ तक के सफर में घर के इकलौते ऐसे जो तीन तीन को पालना, ग्रुप डी का एक जॉब होना जिसमें एकदम तुच्छ मात्रा में समय मिलना, उसके बाद बीपीएससी जैसी राज्य की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम को फोड़ देना, यह सबके बस के बाहर की बात है। लेकिन इस बिहटा के लाल ने यह करके दिखा दिया। अपने गांव के इकलौते बीपीएससी टॉपर बने। यह हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, जो दर दर बहाना बनाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मिसाल है कुंदन जी। आइए चलते हैं कुंदन जी से ही सुनते हैं उनकी दर्द की दास्तां, तो शायद ज्यादा यकीन होगा। और इसके सफर में प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इन सब के सफर इनके साथ तय करेंगे। इससे पहले कुंदन जी, श्योर सक्सेस की तरफ से और इनक्रेडिबल परिवार से आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। अपने बारे में थोड़ा बताइए मुझे। जी, मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। मैंने इस बार बीपीएससी सिटी 6 बीपीएससी में आरओ के पद पर चयनित हुआ हूँ। ये सफ़र काफ़ी लंबा रहा मेरे लिए। मैंने शुरुआत एक ऐसे ग्रुप डी की नौकरी से की। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं है, अब दर्द की बता सकते हैं, लोग सुनने के लिए तैयार है। जी सर। और इस दरमियान जो है प्रीलिम्स के बाद मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए। वो वाकया मेरे लिए काफ़ी दुखदायी रहा। अपने आप को संभालना और परिवार को भी संभालना मेरे तनाव बहुत ही मुश्किल समय रहा मेरे लिए। लेकिन फिर भी अपने आप को किसी तरह से और सर के मोटिवेशन ने मुझे सपोर्ट किया और मैं मेंस में लगा। मेंस की तैयारी के दौरान भी कठिनाई आई कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आज भी पापा की याद आती है तो आंखें भर आती है। कुंदन जी, ऐसी बातें हैं कि इस बातें सुन के तो इंसान अपने आप में थोड़ा सा तो गम के सागर में डूब जाएगा, नो डाउट है। लेकिन मैं आपका जानना ये चाहूँगा कि ये कहाँ से निकला कि एक ग्रुप डी में काम करने वाला इंसान अचानक बीपीएससी को फोड़ देता। ये बीपीएससी की तरफ रुझान कब, कैसे, कहाँ से? सर, बीपीएससी के रुझान सबसे पहले पापा से मोटिवेशन मिला मुझे। उनके भाव में साथ है कि जन सेवा करना है, जो ग्रुप डी में रहते हुए तो सर पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सर बीपीएससी की ओर अग्रसर हुआ और इसमें हमारे प्रधानाध्यापक जो जिस स्कूल से मैंने क्लास 10th पास किया था। स्कूल का नाम बताइए जरा, लोग सुन। मेरे स्कूल का नाम राम लखन सीताराम उच्च विद्यालय सदीसोपुर हुआ सर। वहाँ के प्रधानाध्यापक सर ने, जब मैं ग्रुप डी के ज्वाइनिंग लेटर लेकर पहुँचा था और करेक्टर सर्टिफिकेट साइन चाहिए थी उनकी, तो उन्होंने मेरे मार्कशीट देखे और उन्होंने बोला, क्या कर रहे हो तुम यहाँ क्यों जा रहे हो? हम कि सर मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझे जॉब ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। तो सर ने बोला ठीक है कर लो, लेकिन इसके आगे तैयारी करो, बीपीएससी या सिविल से भी तैयारी करो। सर वहाँ से मेरा पहला मोटिवेशन मिला कि मैं सिविल से तैयारी करूँ और जैसा पापा का सपना कि नहीं सेवा जन सेवा करना है। गुड। तो सर इसी के लिए मैंने बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। ग्रुप डी से आरओ तक का सफर, ये अपने आप में आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है अगर इसको आप मानिए तो। कुंदन जी, सबसे पहले प्रीलिम्स में जाएं, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया, मैं चाहता हूं आपसे पूछ लेना। सोशल मीडिया लोगों को बहुत आगे भी ले जा रहा है, लेकिन सच बात एक और भी इसका दूसरा पहलू कि सोशल मीडिया लोगों को डुबो भी रहा, खास करके स्टूडेंट को, युवा को डुबाते हुए जा रहा। तो जब आप ये तैयारी शुरू किए तो आप भी सोशल मीडिया से जुड़े होंगे। जी बिल्कुल सर। तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने चैनल को आप फॉलो करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मेरा ये क्वेश्चन इंटेंसिटी नहीं है पूछना कि आप इधर उधर का ना, मेरा ये है कि कई बच्चे जो होते हैं ना, ये चैनल सब्सक्राइब, ये चैनल सब्सक्राइब, ये चैनल सब्सक्राइब, ये चैनल सब्सक्राइब, और देखना कोई चैनल नहीं है, और अगर सबको देखते हैं तो कंफ्यूजन ही क्रिएट होता है। ऐसी कंडीशन में आप क्या कहना चाहेंगे देखने वाले को? सोशल मीडिया के लिए सबसे पहले बड़ा प्लेटफॉर्म फेसबुक भी है, मैं उस पर भी टाइम स्पेंड करता था सर। सबसे पहले मैं उसको ला के नहीं, इससे मुझे काफ़ी नुकसान हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है,
सर मैं प्रीलिम्स के पहले ही मैं उसको अनइंस्टॉल कर दिया। वाह, मैंने प्रण लिया सर कि मैं फेसबुक तभी इंस्टॉल करूँगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। वाकई मैंने सर किया भी, सिर्फ बीच में एक दिन मेरा बर्थडे था तो मैं उसको इंस्टॉल करके फिर अनइंस्टॉल किए। वाह। जहाँ तक सर यूट्यूब की बात हो, मैंने 2-3 चैनल को मैंने सर फॉलो किया हूँ सर। इसमें सबसे पहले सर मैं यूटेरिया का चैनल से, परवीन सर का, जी परवीन सर का सर चैनल है, काफ़ी कुछ सीखने का मिला वहाँ से। उसके बाद सर मैं आपका हर वीडियो में देखता था, क्योंकि मैं इतिहास से मेरा ऑप्शन रहा तो सर इतिहास से जो भी वीडियो आते थे मैं देखता था। उसके बाद श्योर सक्सेस के सर जो भी वीडियो आते थे, दीपक सर का इकोनॉमी सर्वे का और इकोनॉमी जो बजट होते हैं, मैंने वीडियो को देख के गया सर फिल्म्स के लिए, और वो मेंस में फायदा हुआ भी, फाइनल भी हुआ। इसके बाद सर एक यूट्यूब चैनल जो स्टडी विद कृष्णा सर का आता है, काफ़ी सर वो मेरे लिए मददगार साबित हुआ और काफ़ी हेल्पफुल रहा। मतलब गिने चुने 4-5 चैनल को ही आपने फॉलो किया, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ जी में। सर, कंटिन्यूटी के साथ मैंने फॉलो किया। एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, क्या बिना एनसीईआरटी का कोई बीपीएससी क्रैक कर सकता बिना पढ़े हुए? सर नहीं है संभव? नहीं सर, आपके हिसाब से? नहीं सर, इसके लिए संभव नहीं है। ये सर कि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो एक बेसिक से लेके आपको पर तक की ज्ञान देती है, आधार तैयार कर देता स्टूडेंट का। करते हैं सर। इसके लिए आप क्लास 6 से लेके 12 का एनसीईआरटी कर पाते हैं तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। कई जगह हम भी सुने हैं, हम भी देखते हैं चैनल में, बहुत ऐसे टीचर जो बड़े बड़े होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं 10th से 12 तक पढ़ो। क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? सर 10 या 6 से 12? सर 6 से 12 अगर हो पाता तो ज़्यादा बेहतर है सर। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा, आगे सफलता तय कर देगी। सर मैंने तो उसकी तैयारी पढ़ा तो नहीं, लेकिन मैं क्लास 10 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। गुड। ये सर मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा। मैंने इतिहास और शायद पढ़ाना इसलिए शुरू किए क्योंकि आर्थिक प्रॉब्लम थी। मैं सही हूं ना? जी सर, जी। घर में इतनी इनकम नहीं हो पाता थी ताकि मैं सर पढ़ पाऊँ, तो क्लास 10 के बाद ही सर मैंने ट्यूशन कोचिंग में मैं ज्वाइन कर लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक बात तो यहाँ तय हो गया कुंदन जी से सुनने के बाद कि आप बहाना नहीं कर सकते हैं कि मेरे पास आर्थिक स्थिति वीक है और इस बहाना से काम नहीं चलने वाला, और दुनिया में फ्री कोई किसी को नहीं देता। और इसका सबसे अच्छा माध्यम है, अगर स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं तो आप पढ़ाइए, क्योंकि उससे क्या ज्ञान भी अर्जित हो रहा है और साथ साथ में अर्थ भी अर्जित हो रहा है। जी सर, पढ़ाने से कि पैसे तो मिलते ही हैं, कुछ अपना खर्च भी चल पाता है। सबसे प्लस पॉइंट आपकी पढ़ाई, आगे का बेस स्ट्रॉन्ग होते जाता है, मजबूत हो पाता है सर। प्रीलिम्स आज के डेट में एक यक्ष क्वेश्चन बना हुआ है। जी सर। और प्रीलिम्स ज्यादा हार्ड नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं। हो सकता है आप बोल सकते हैं, कोई भी कमेंट कर सकते हैं। प्रीलिम्स तब हार्ड हो जाता है जब वनडे वाले भी इसके अंदर एंट्री कर गए हैं। जी सर, जरूर। इससे क्या होता है, वो कट ऑफ को इतना ऊपर बढ़ा रहे हैं कि जो वाकई में सिविल सर्विसेज की जिंदगी जी रहा है उसका प्रीलिम्स होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें रटने की प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। जी ऐसे कंडीशन में आपकी रणनीति प्रीलिम्स को लेकर कैसे था? सर, शुरुआत में तो मैंने बीपीएससी का बारे में जो प्रीलिम्स का फॉर्म भरा तो मेरा एक बेस रहा कि मैंने सर ग्रुप डी या रेलवे या एसएससी की मैं तैयारी शुरू किया था। कुछ पोर्शन सर मेरे पहले से क्लियर थे, जैसे साइंस बैकग्राउंड में मतलब अच्छे हो गए थे। हिस्ट्री का जो लूसेंट मैंने फॉलो किया था प्रीलिम्स के दौरान, क्योंकि कोई भी कंपटीशन तैयारी शुरू होती है सर। एक चीज रोक दूंगा यहाँ, एक दो रोक दूंगा। लूसेंट लोग गलत पढ़ रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप सही बोलिए। जब तक आपका बेस सही नहीं है तब तक लूसेंट उठाना मूर्खता है। आप मानते हैं इस बात को? जरूर जरूर। आप लूसेंट को तभी पढ़ पाएंगे जब एनसीईआरटी क्लियर हो, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बिल्कुल। उसके बाद सर प्रीलिम्स में लगे तो रहा कुछ मेरा छूटा हुआ था, तो बिहार स्पेशल। सर बिहार स्पेशल की बुक मैंने ली और उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। एक लूसेंट का भी बुक लिया था और एक क्राउन की बुक आती है सर, मैं उसको फॉलो किया। सही बात। जी सर। करंट अफेयर को लेके, क्योंकि करंट अफेयर आज के डेट में इतना बड़ा हवा बना हुआ मार्केट में, और सब ऊपर वाला पृष्ठ देख देख के करंट अफेयर को लेता। अच्छा, जिसका जितना ज्यादा फोटो बना हुआ बढ़िया बढ़िया, वो करंट अफेयर को लेके चलाएं। एक और दूसरा, और खास करके पटना के, और उसमें भी बिहार के जो हैं, प्रॉपर गांव से जो रिलेटेड है, एक बुक से उनका होता ही नहीं है। वो 2-3 बुक करंट अफेयर का रखते हैं। सुजी सर, अगर मैं पूछता भी हूं कि ये 2-3 क्यों, एक को 10 बार क्यों नहीं पढ़ा जाए? जो 10 को आप खरीद रहे हैं एक बार पढ़ने के लिए, तो नहीं इसमें ये डाटा है, इसमें वो डाटा, इसमें आप इस मिथ को कहां तक सही मानते हैं? सर करंट अफेयर जहाँ की बात हो, 100 में 100% कर पाना, किसी बुक से लड़ पाना संभव नहीं है सर। बिल्कुल। तो मैंने सर, मेरा भी स्ट्रेटजी ये रहा कि मैं एक बुक को 10 बार पढूं, न कि 10 बुक को एक बार पढूं। और मैंने किया भी, 1 से 2 मैंने बुक लिया कि एक बुक को ज़्यादा फॉलो किया। मैगजीन में क्या फॉलो करते थे? सर मैगजीन मैंने करंट अफेयर में 2 बुक का नाम लूँगा सर, एक एसपीडी का और एक मैंने सर एडिटोरिया का मैंने। अच्छा, एसपीडी और एडिटोरिया। और न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे आप? जी सर, न्यूज़पेपर। कौन सा न्यूज़पेपर? समय का अभाव था तो न्यूज़पेपर कभी कभार ही देख पाते थे, क्योंकि सर ड्यूटी में थे। बिल्कुल। जितना भी समय मिल पाता तो न्यूज़पेपर उसी में देख लेते थे। जरूर सर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा टाइमिंग है
कि टेस्ट सीरीज आपके पास तो वक्त नहीं मिल पाता होगा, जैसा मैं समझ रहा हूं और जानता भी हूं आपको कि आपके पास इतना टाइम नहीं कि किसी संस्था से जुड़ के आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्योंकि ऑलरेडी आप व्यस्त इंसान थे। ऐसे में टेस्ट सीरीज को लेके आपकी क्या रणनीति थी? आप देते होंगे टेस्ट? जी सर। कैसे देते थे? जैसे मेरा जो मेंस होने वाला था उस टाइम सर कोविड काल था, तो उस टाइम तो सारे प्रीलिम्स का टेस्ट, प्रीलिम्स का बताइए। टेस्ट के लिए सर बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप एवेल्यूएट पर कर पाएंगे कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम जो होता है वहाँ एग्जामिनेशन में कैसे आप प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा टेस्ट सीरीज से आप सीख मिल पाएगा आपको। टाइम मैनेजमेंट हो जाता, सबसे बड़ी बात होती है जी सर। कि टाइम अगर मैनेजमेंट, देखिए एक बात तो तय है, अगर टाइम बढ़ा दे, 4 घंटा कर दे 150 क्वेश्चन में, तो जनरली सब कोई पास कर जाए। प्रॉब्लम टाइम रोक के रखे हुए है, और टाइम मैनेजमेंट ही सिखाता टेस्ट सीरीज को। जी सर। क्या सही है ना? उसके साथ साथ एक क्वेश्चन का जो लेवल होता है उसको आप, ये भी होता है उस प्रेशर में कैसे हैंडल करते हैं, हैंडल कर पाते उतने समय में, ऐसा टेस्ट सीरीज से संभव हो पाता है। आते हैं मेंस को लेके। मेंस, लेकिन मेंस से पहले ऑप्शनल में मैं चाहूंगा चलना, क्योंकि ऑप्शनल एक यच क्वेश्चन है। आए दिन हिस्ट्री, कुंदन जी आप भी जानते होंगे, मैं भी देख ही रहा हूं रात दिन, कि हिस्ट्री को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में। हिस्ट्री ऐसा, हिस्ट्री वैसा, हिस्ट्री का सिलेबस बड़ा है, हिस्ट्री ऑप्शनल में इतने तथ्य हैं, सार है, संग्रह है, ये कैसे हो सकता है ना? तो इसको लेके कहीं ना कहीं मार्केट में ये भी हवा बना हुआ है कि हिस्ट्री का रिजल्ट नहीं होता है। तो मैं ये जानना सबसे पहले चाहूंगा कि आखिर इतने सारे ऑप्शनल में हिस्ट्री को चूज करना ये कैसे? सर हिस्ट्री के चूज करने का पीछे रीज़न रहा सर, क्योंकि मैंने शुरुआत जब टीचिंग करता था तो मेरा इतिहास ही पढ़ाते थे सर, शुरू से लेकर क्लास 6 से लेकर मैं क्लास 10 तक भी पढ़ाया, क्लास 12 के बच्चों को मैंने पढ़ाया। तो इतिहास एक ऐसा विषय लगा कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ। इसके साथ साथ इसके एक बेनिफिट ये भी रहा सर कि प्रीलिम्स जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी 35 नंबर का 30 से 35 क्वेश्चन आते ही आते हैं किसी भी बीपीएससी में खासकर। तो ये सर इतिहास चुनने का वजह ये भी रहा। मेंस में भी 114 नंबर, और जो जीएस 1 का सेक्शन है बिल्कुल सर 114 का नंबर योगदान है, सही वजह रहा मेरे इतिहास को चुनने का। तो ये ऑप्शनल ये आपका अपना चुना हुआ या भैया दीदी लोग ये वो उधर से, या पर्सनल आपका था? ये मेरा अपना ही है सर। यानी अगर कहा जाए एक लाइन में तो ये आपका इंटरेस्ट था हिस्ट्री से, इंटरेस्ट था सर। किसी से कोई सजेशन कोई नहीं? सजेशन नहीं था सर, क्योंकि हम शुरुआत जब भी प्रिपरेशन करते हैं लुसेंट से तो पहला पन्ना सर हिस्ट्री का ही, हिस्ट्री से शुरू होता। वेरी गुड। तो सर कोई भी शुरुआत करता है तो इतिहास मुझे ऐसा रुचकर लगा, मैं इतिहास को प्रीलिम्स के लेकर और जीएस का सेक्शन को लेकर मैंने इतिहास को चुना सर। इंटरेस्टिंग विषय भी। अब एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अक्सर बच्चे कहते हैं इतिहास में नंबर नहीं उठता, कि इतिहास में आंसर राइटिंग में नंबर नहीं उठता है, इसके पीछे का वजह आप क्या देखते हैं? सर कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन इसका वजह है सर, इतिहास में नंबर न उठने का, क्योंकि कंटेंट सर सबका सेम ही होता है। बिल्कुल। तो प्रेजेंटेशन हिस्ट्री में कोई अपडेट है ही नहीं तो कंटेंट तो सेम ही रहेगा। प्रेजेंटेशन ही सुधारा है तो वाकई में सर मार्क्स उठेंगे। और मेरा सिलेक्शन सर हुआ है तो इतिहास से ही हुआ है, क्योंकि मेरा जीएस 1 का और जीएस 2 का जो एवरेज ही मार्किंग हुआ होगा, अभी सर मार्क्स आएंगे तो पता लगेगा। ये मेरा ये दिल कह रहा कि इतिहास की वजह से सिलेक्शन इतिहास हुआ। से ही मेरा, क्योंकि मैं जीएस 1 का जब पेपर दे के आया तो मैं टूट चुका था कि मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं होने वाला। अगले के उम्मीद थी सर वो करंट अफेयर को लेकर, आईआर को लेकर, वो मैं उतना बेहतर प्रेजेंटेशन वहाँ पे एग्जाम में मैं नहीं कर पाया था, और जीएस 2 मेरा एवरेज ही रहा। लेकिन इतिहास को पेपर देख के मैं संतुष्ट हो गया था कि नहीं मेरा सिलेक्शन इस बार हो के रहेगा। एक बात और दोस्तों यहाँ पे बता दूं, जिस समय ये मेंस की तैयारी कर रहे थे, मेंस तो अपने आप में रियल में अगर बीपीएससी देखा जाए तो मेंस ही है ना। जिस समय ये मेंस दे रहे थे उस समय इनके फादर गुजर चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी यादें रह रह के इनको तरपाती थी। आपको यकीन नहीं होगा, जब ये फोन करते थे तो रोते थे, अगर ऐसे में चाहते तो हम भी रो सकते थे, लेकिन हमने हमेशा इनको कहा कोई बात नहीं, ये पापा का सपना है ना। सही बात, ये पापा का सपना है और ये सपना आप पूरा कर दीजिए, वो जहां भी होंगे सदा के लिए अमर हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे अगर आप बीपीएससी क्रैक कर देंगे तो। उसके बाद ये पूरी तरीके से स्ट्रोंग होते थे और फिर अपनी पढ़ाई में लगते थे, और आज आपके सामने आ गए हैं। जिन जिन ने इनको ठुकराया, आज उन सारे लोगों ने इनको मिलने के लिए टाइम देता है, लेकिन आज ऐसी वक्त है कि इनके पास टाइम ही नहीं है। हमको भी ये धोखा दिए हैं, एक दिन बुलाए हैं, सारा बच्चा बैठा हुआ था, ये नए आए। इसके लिए माफी चाहता हूं। नहीं, कोई बात नहीं है, हम समझ रहे हैं, हम नहीं जानते क्या आपके साथ सिचुएशन क्या है, हम अच्छे से जानते हैं। ये बात मैं इसलिए यहां आपसे बोल रहा हूं और आपको सुनाने के लिए, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं
जब सक्सेस का मोहर आपके ऊपर लग जाता है तो आप एक विशिष्ट इंसान हो जाते हैं, तब तक जब तक अपने अहम को अंदर रखा जाए, बाहर ना निकलने दिया जाए तो। और वाकई में इसी दिन के लिए तो उतना मेहनत किया जाता पीछे, तभी तो ये दिन देखने के लिए मिलता है। ये सर ऐसा अवसर लग रहा है जैसे मैं सपने में जी रहा हूँ। बिल्कुल। मतलब वाकई में आपसे भी मिलना पड़े, मिलूंगा कब मिलूंगा सर, यूट्यूब चैनल देख के मुझे लगता है कब सर से मिलना हो। आज सर आपके साथ साक्षात सामने खड़ा है। ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि बुक्स, हिस्ट्री को लेकर बुक्स, बहुत सारी मार्केट में बुक्स है। जितना हिस्ट्री का बुक है मेरे ख्याल से उतना कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है ऑप्शनल में, बीपीएससी में कोई दूसरा के पास में है, और मटेरियल भी भाड़ा पड़ा हुआ कूड़ा की तरह। ऐसे में आपने कौन कौन से बुक पढ़े, थोड़ा सा बच्चों से साथ में शेयर कीजिए, जैसे एंशिएंट से चलते हैं। सर एनसीईआरटी के सर रामचंद्र शर्मा का बुक, सर एनसीईआरटी सबसे बड़ी एनसीईआरटी सारी किसी भी एनसीईआरटी इतिहास का जो भी रहे सब्जेक्ट रहे हैं, जो भी पार्ट है कोई इसके लिए एनसीईआरटी सर मस्ट है। उसके बाद एंशिएंट के लिए आप रामचंद्र शर्मा, मेडाइवल के लिए सतीश चंद्रा का बुक पढ़े हैं सर मैंने भी, और काफ़ी अच्छी बुक भी है। इसके साथ साथ सर बिपिन चंद्रा का मॉडर्न इंडिया। वर्ल्ड में सर मैंने बुक को फॉलो नहीं किया, लेकिन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने सर फॉलो किया था उसे। बाकी एनसीईआरटी, जी सर एनसीईआरटी को मस्ट ही है। दोस्तों इन्होंने सीधा एक लाइन में आंसर बता दिया कि बीपीएससी को क्रैक करना हिस्ट्री से, इसके लिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी ग्रंथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जीता जागता उदाहरण आपके सामने खड़े हैं, और एक ऐसे इंसान जो कभी झूठ बोलते भी नहीं है। हिस्ट्री के लिए सर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन बैंक होते हैं, उसको अगर ढंग से किया जाए, रिवीजन किया जाए, आंसर राइटिंग किया जाए 4-5 टाइम्स, जी सर, तो वो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। जहाँ तक देखा जाए तो सर 60 से 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं, आ जाते हैं। हिस्ट्री में तो लड़ जाते हैं, हिस्ट्री में लड़ जाते हैं सर। उसी को आप 4-5 बार प्रैक्टिस कर लिए, 4-5 टाइम्स, तो वो रिजल्ट दिख जाएगा। टाइम सर ऑनलाइन में तो ऑनलाइन ग्रुप से व्हाट्सएप जुड़े थे हम लोग, फ्रेंड लोग साथ में, तो उन्होंने काफ़ी हम लोग आंसर राइटिंग करते थे। आंसर राइटिंग काफ़ी समय दिए, और ताकि मेरा आज रिजल्ट सर आपके सामने। अच्छा। और अब चलते हैं मेंस की ओर, लास्ट पड़ाव की ओर। मेंस में तैयारी कैसे की है? सर मेंस की बात हो सर, तो आंसर राइटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि आंसर राइटिंग करना बहुत ही अनिवार्य है। बिना आंसर राइटिंग के आप कि सोचेंगे पढ़ के हम लिख पाएँ, वो सर इम्पॉसिबल है। मैं शुरुआत में यही करता था, पढ़ता था कि लिखना शुरू करूँगा, कि जब प्रीलिम्स के रिजल्ट हो गए तो कि नहीं, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। सर मैंने पढ़ने से ज़्यादा लिखने पे फोकस किया। शुरू से हम बोल रहे हैं आपको, शुरू से आपको बताते चले हैं कि लिखना एकदम मस्ट है, नहीं लिखना आएगा तो सब बेकार चल जाएगा। और हमेशा कहते थे प्रीलिम्स तब सार्थक है आपका रिजल्ट जब आप मेंस लिखिएगा, जितना लिखिए उतना निखरिए, ये चीज़ है। लेकिन आज के डेट में बच्चे बस पढ़ने पे बिलीव करते हैं, बस पढ़ते जाओ, ये बुक वो बुक, ये नोट्स, ऐसे वैसे, लिखना नहीं जानते हैं। ऐसे में इनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सर शुरुआत जो होती थी, मेरा भी मतलब आंसर राइटिंग शुरू किए तो एक ग्रुप में जुड़े थे, आपसे भी जुड़े सर, तो मेरे भी मार्किंग बहुत कम आ रहे थे। 38 नंबर में जो भी जीएस का भी सेक्शन होता था, 10 नंबर 12 नंबर आते थे। तो लगे क्या, गुस्साते भी बहुत थे हम आपको, शायद ही हम किसी को उतना गुस्सा जितना आपको हम गुस्साते हैं। मतलब लगा कि सर क्या कहाँ कमी है, कंटेंट तो वही डाल रहे हैं। तो सर लिखने में जो भी फ्लो चार्ट एक बहुत बड़ा मायने रखता है आंसर को इम्प्रूव करने में। कंटेंट सबका लगभग सेम ही होता है। मैपिंग भी, मैप का सर बहुत मस्त है, विथ फॉर्मेटिंग जी। मैपिंग हो गया, फ्लो चार्ट, ये अगर आंसर में रहे ना तो आंसर काफ़ी अच्छा मार्किंग औरों से अलग दिख जाता है। जी सर, जैसे औरों से अलग दिखेगा आपको नंबर औरों से अलग मिल जाएगा, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहने का एक क्वेश्चन और इसमें थोड़ा सा रोक के मैं ऑप्शन में ही पूछूंगा। अक्सर बच्चे जो है एक स्टोरी बाय आंसर लिखते हैं, हालांकि मैं तो आपको समझा ही दिया हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से सुना, स्टोरी वाइज जो पुराने जमाने से चलते हुए आ रहा, और एक होता पॉइंट वाइज, और एक होता दोनों मिक्स करके लिखना। आप इन तीनों में किस में बिलीव करते थे? आपका आंसर राइटिंग कैसे था, कैसे लिखे? दोनों में बिलीव करता था, दोनों मिक्स करके आप लिखते थे? और फॉर्मेटिंग जो होता है उसको मैं दोनों लेके चला सर। जहाँ पे लगा पॉइंट बाय लिखने का, वहाँ पे पॉइंट बाय लिखा हूँ, और जहाँ पे स्टोरी लगा वहाँ पे स्टोरी लिखा। फॉर्मेटिंग यूज किए ही हूँ, मैपिंग तो आपका शुरू से ही रहता है, यूज किया हुआ रहता है। क्वेश्चन में जहाँ तक लगा कि नहीं इसमें मैपिंग करने की जरूरत है, एकदम मैपिंग किया हूँ। बिल्कुल। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है GS1 और GS2, ये तैयारी एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है। मैं ये तैयारी तो अक्सर तो सब वही बुक्स बढ़ रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे आपको देख रहे हैं, समस्या उनको और किसी से नहीं है। समस्या बस अगर GS1 और GS2 में देखा जाए तो एक जो है करंट में है जो GS1 में है, और दूसरा जो है DI है जो GS2 में है। तो मैं चाहूंगा पहले DI के बारे में आप समझाइए, आप कैसे किए? सर GS1 में जो DI सेक्शन है इसके लिए प्रैक्टिस
बहुत मस्ट है। आप पर डे 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस करना ही चाहिए सर। और मैंने किया भी हूँ, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन कर पाएंगे तो ताकि वो फ्लो बना रहेगा और मेंस में आपको टाइम मैनेजमेंट मिल पाएगा। क्योंकि डीआई में अगर समय लगा देंगे तो अगले क्वेश्चन छूट जाएंगे सर। बिल्कुल। तो सर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस आप कैसे करते थे, कहाँ से करते थे? सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने बस सर previous। दोस्तों एक बात समझ लीजिएगा, 100 बार हम भी बोल चुके हैं और आज आपके सामने कुंदन जी भी बोल दिए हैं कि अगर डीआई में दोनों क्वेश्चन सही करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना खंगाल सकते हैं खंगाल लीजिए। या बहुत से ग्रुप में मैं जुड़ा था सर, एवरिया सा ग्रुप जो चल रहा था उसमें मैं रोज डीआई का प्रैक्टिस किया था। तो मैंने उससे ग्रुप से जुड़ा भी था और रोज मैं सर डीआई का प्रैक्टिस करता था। और करंट अफेयर की जहाँ बात है सर, मैंने एक मैगजीन फॉलो किया था, वो दृष्टि आई इसका मैगजीन आता जो मंथली आते हैं, उसको मैंने अच्छा मंथली बस एक ही पे, ज्यादा इधर उधर कहीं कुछ नहीं कुछ सर। बस उसी को फॉलो किया। जो भी ग्रुप में जो होता था हाँ। उसको मैंने एनसीईआरटी में करता था। अच्छा, जाते जाते एक क्वेश्चन लास्ट आप बता दीजिए हमको, जो भी इस समय वीडियो देख रहे हैं, जिनके भी माँ बाबूजी, अक्सर क्या होता है ना कि लड़कियों को नहीं भेजा जाता कि जा बेटी अपनी ज़िंदगी जी ले, शिक्षा तू भी उतना ही हासिल कर जितना हमारा बेटा हासिल कर रहा है। तो ऐसे माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर जहाँ तक मेरी समझ है सर, जिस तरह से मैं भी ग्रामीण क्षेत्र बिलोंग करता हूँ, वहाँ भी सर महिलाओं की स्थिति काफ़ी अभी दयनीय है सर। अभी भी लोग बच्चे को क्लास 10, 12 में पढ़ा पाते, उसके बाद शादी ब्याह कर देते हैं। तो इसके लिए सर बच्चों और बच्चियों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। मेरा जितना आप दहेज दे रहे हैं उससे आधा कम से कम उसको दे दीजिए, पढ़ लिख के उससे बढ़िया दूल्हा ढूंढ लेगा। जरूर सर। नहीं, बेटिया को एसडीएम बना दीजिए, वो अपना खुद ही दामाद एसडीएम लेगा। आप तो दामाद एसडीएम नहीं उतार सकते हैं, पैसे से तो नहीं उतर सकता। जी जरूर सर। नहीं तो घर में रखने से बेहतर है कि उसको पढ़ा दीजिए, शिक्षा दे दीजिए, क्योंकि हक तो दोनों के बराबर है, जितना बेटा उतना बेटी। नहीं तो दोस्तों आज का इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। कुंदन जी से जितना हो सका, थोड़ा सा शर्मीले प्रवृत्ति के हैं इंसान, कुछ जो है इधर उधर भी बात हो गई हो तो बड़ा डरते हैं, एक तो कैमरा के पास ही आना नहीं पसंद करते हैं। कैसे कर मुश्किल से इनको बुला के लाए हैं कि नहीं कैमरे के पास तो आपको आना ही पड़ेगा, आज ना कल तो कैमरा तो रहेगा ही, मीडिया तो रहेगा ही और बोलना तो पड़ेगा ही। तो आपके सामने लाए हैं, इनसे बातें किए और आपको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ये जवाब ज़रूर दे देंगे। थैंक यू, नमस्कार।